हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से संबंधित उन प्रश्नों को सॉल्व जो कि पिछले शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछ चुके हैं। तो इन सवालों को हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे जिससे इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमारे और ज़्यादा परफेक्ट हो सकें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये मोटिवेशन है आज का। बिग जर्नीज बिगिनस विद ए स्मॉल स्टेप्स। बिल्कुल सही बात है। बड़ी जर्नी होती है वो कैसे कंप्लीट होती है? स्मॉल स्टेप से होती है, स्मॉल स्टेप से शुरू होती है और इन स्टेप्स को कंप्लीट करके हम बिग जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे जो गोल होते हैं उनको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। यदि हम छोटे छोटे टारगेट बनाए, डेली के टारगेट बनाए और उनको अचीव करते रहें तो हम अपने आप ही स्वतः ही अपने गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो स्मॉल स्टेप्स किसी भी बड़ी चीज़ को, बड़ी जर्नी हो चाहे बड़ा गोल हो, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस मोटिवेशन के बाद अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? और ऑप्शन हमारे पास में स्प्रेंगर, शेल्डन, जुंग और क्रेशमर। और ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व, नाम से हमें पता चल रहा है किस प्रकार के व्यक्तित्व, लेकिन इसका वर्गीकरण किया किसने था? क्या स्प्रेंगर ने किया था, शेल्डन ने, जुंग ने या क्रेशमर ने? तो ये जो वर्गीकरण है ये वर्गीकरण किया था जुंग ने किया था। जुंग ने इसका वर्गीकरण किया था, जिसे हम युंग भी कहते हैं, कार्ल युंग भी कहते हैं। उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व को दो भागों में वर्गीकृत किया, पहले अंतर्मुखी और उसके बाद में बहिर्मुखी और बाद में उसके शिष्यों ने किया था उभयमुखी में। तो ये तीन जो दिए हैं व्यक्तित्व के कारक, ये जुंग के द्वारा दिए गए हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। अंतर्मुखी के व्यक्ति जो होते हैं उन्हें मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। उनकी दोस्ती भी बहुत कम लोगों में होती है। सेल्फ सेंटर्ड प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अपने में ही वो बने रहते हैं। उन्हें ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। थोड़े से रूढ़िवादी भी होते हैं, नियमों को मानने वाले होते हैं। और वहीं पर ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं ये अंतर्मुखी से थोड़ा सा अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इन्हें मिलना जुलना पसंद होता है, जबकि अंतर्मुखी में ऐसा नहीं था। इन्हें मिलना जुलना पसंद होता है और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी पॉजिटिव भी होते हैं। रिलेशंस होते हैं इनके, और जो सोसाइटी है उसके लिए ये लोग यूज़फुल होते हैं क्योंकि आगे बढ़ चढ़ कर के ये काम करते हैं। नेक्स्ट है उभयमुखी। उभयमुखी यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के दोनों के लक्षण जिनमें पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट। तो ये दिया था कार्ल जुंग ने। शेल्डन ने कौन से प्रकार दिए थे? शेल्डन ने कौन से प्रकार दिए थे? शेल्डन ने सोमेटोटाइप सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कौन से तीन प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे? एक तो मीजो बताया था, मीजोटाइप, एक्टोटाइप बताया था, और कौन सा टाइप बताया था? एंडो। ठीक है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक बताया था। तो जो एक्टोमॉर्फिक जो लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? उनका कद लंबा होता है, दुबले पतले होते हैं, लेकिन और जो मांसपेशियां भी होती है वो अविकसित सी होती है, एक सा बदन होता है उनका, और अकेले रहना पसंद होता है, कम मिलना जुलना पसंद होता है, वो होते हैं एक्टोमॉर्फिक। अब मीजोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो लोग जो होते हैं उनके मसल्स है, उनकी जो बोन्स है और उनके शरीर जो है वो डेवलप्ड होता है, विकसित होता है, सुडोल होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको सोमेटोटोनिया कहा जाता है, बहादुरी के काम करते हैं, उनमें जो बात कहते हैं वो करते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं मीजोमॉर्फिक। और फिर है ये एंडोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो मोटे होते हैं, कद में थोड़े छोटे होते हैं, गोलाकार से दिखते हैं, जैसा कि क्रेशमर का जो पिकनिक टाइप का था ना, वो होता है एंडोटाइप। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि इनके जो शारीरिक गठन वाले जो लोग होते हैं, जो एंडोटाइपिक लोग होते हैं, एंडोमॉर्फिक जो लोग होते हैं, उनको आराम करना बहुत पसंद होता है, बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं और सोशल भी होते हैं, हंसी मजाक करना ये सब इनको पसंद होता है। तो ये तो बताया था, किसने बताया था? ये बताया था शेल्डन ने। और क्रेशमर ने कौन से प्रकार बताए थे? क्रेशमर ने बताए थे 4 प्रकार बताए थे। वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो उसमें से सबसे पहला हमने पढ़ा था पिकनिक
और फिर है एस्थेनिक, एस्थेनिक है, और थर्ड टाइप है एथलेटिक, एथलेटिक, और फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था डिसप्लास्टिक। तो एक एक लाइन में हम इनको समझेंगे कि ये क्या है। तो पिकनिक प्रकार के जो लोग कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं, गोल होते हैं, भारी शरीर होता है, गर्दन भी छोटी और मोटी होती है, खुश मिजाज होते हैं, सामाजिक होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, यानी कि यह शेल्डन के एंडोमॉर्फिक की तरह होते हैं। सेकंड, इनका जो एस्थेनिक है, वो एस्थेनिक किस प्रकार के लोग होते हैं, इनका कद लंबा होता है, दुबला पतला शरीर होता है, मांसपेशियां ज़्यादा विकसित नहीं होती है, और इस तरह के लोगों का जो स्वभाव होता है ना, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा होता है, और लोगों से दूर रहना, सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनसे दूर रहने की प्रवृत्ति इनके अंदर देखी जाती है। दिन में सपने देखना, दिवा सपना देखना, काल्पनिक दुनिया में रहना, एस्थेनिक प्रकार के लोग होते हैं। और उसके बाद में आता है एथलेटिक प्रकार। तो एथलेटिक प्रकार के जो लोग होते हैं, उनकी जो मसल्स वगैरह डेवलप्ड होती है, शरीर सुडौल होता है, न ज़्यादा लंबे होते हैं न ज़्यादा मोटे होते हैं, और ये जो लोग होते हैं वो चंचल होते हैं, और कोई भी काम कर सकने या समायोजन की क्षमता इनमें ज़्यादा पाई जाती है। और फोर्थ जो टाइप है क्रेशमर का, वो है डिसप्लास्टिक, यानी कि इसके अंदर उन लोगों को रखा जाता है जिनमें एक प्रकार का कोई गुण नहीं मिल रहा है, ना तो पिकनिक का मिल रहा है, ना एस्थेनिक, ना एथलेटिक, इन सभी का मिला जुला गुण जो होता है वो डिसप्लास्टिक में आता है। ठीक है, तो ये सारे प्रकार भी हमने देख लिए, और ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है जूंग। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है, किसने दी है व्यक्तित्व की यह परिभाषा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, और ये परिभाषा किसने दी है व्यक्तित्व के लिए? क्या जेबी वॉटसन ने दी है, या मुरे ने दी है, या GW ऑलपोर्ट ने दी है, या स्किनर ने दी है? तो आपको ये बताना है कि ये जो डेफिनेशन दी है वो किसके द्वारा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और हमें ये बताना है कि किसके द्वारा दी गई है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो यह डेफिनेशन है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका पूर्व समायोजन, यानी कि इसके अंदर मानसिक भी आ गया, शारीरिक अवस्था, दोनों ही अवस्थाएं आ गई है। यह परिभाषा जो दी थी ऑलपोर्ट ने दी थी, GW ऑलपोर्ट ने दी थी। सारी ऑल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको इन्होंने इंक्लूड कर लिया था पर्सनैलिटी के। जैसे हमारी जो मानसिक अवस्था है और हमारी जो शारीरिक अवस्था है, उनका एक इंटरेक्शन आपस में चलता रहता है, और हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके साथ हर एक व्यक्ति अलग तरीके से एडजस्टमेंट करता है। तो इसमें ऑल ओवर हमारी मानसिक अवस्था भी आ गई, शारीरिक अवस्था भी आ गई, वातावरण भी आ गया, इन सब का एक समायोजन है, और अंदर ही हमारे एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। किसके बीच में? मन और शरीर के बीच में। क्यों है? ताकि वातावरण के साथ हम यूनिकली एडजस्टमेंट कर सकें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दी थी, GW ऑलपोर्ट ने दी थी। ठीक है, वॉटसन और स्किनर ने किसकी परिभाषा दी थी? लर्निंग में आएंगे ये। ठीक है, और ये हुआ क्वेश्चन क्लियर। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशमर के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और एंडोमॉर्फिक। अभी जो क्वेश्चन आया था इससे जस्ट पहले का क्वेश्चन, उसमें हमने पढ़ा था कि क्रेशमर ने कौन सा वर्गीकरण दिया है, जुंग और शेल्डन ने कौन सा वर्गीकरण दिया है। तो क्रेशमर ने जो वर्गीकरण दिया था, अपना व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया था, उसको कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। वो 4 प्रकार कौन से थे वो भी हमने पढ़े थे। पिकनिक पढ़ा था फर्स्ट, और फिर एस्थेनिक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा एथलेटिक, और फोर्थ प्रकार जो था वो कौन सा था? डिसप्लास्टिक। अब इनमें से हमें देखना है कौन सा क्रेशमर का नहीं है। तो पिकनिक भी है, एस्थेनिक भी है, एथलेटिक भी है, एंडोमॉर्फी नहीं है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंडोमॉर्फी किस में आता है? किस में आता है? यह आता है शेल्डन के।
शेल्डन के वर्गीकरण में आता है। शेल्डन का वर्गीकरण में उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मीजोमॉर्फी। तीनों के क्या क्या गुण है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? मन ने, हिप्पोक्रेटस ने, शेल्डन ने या केटल ने? किसने दिया था? प्रकार सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले? तो प्रकार जो सिद्धांत है वो पहला वर्गीकरण दिया था हिप्पोक्रेटस ने दिया था। प्रकार सिद्धांत में हमने कौन कौन से पढ़े हैं? हिप्पोक्रेटस का पढ़ा, शेल्डन का पढ़ा और क्रेशमर का वर्गीकरण पढ़ा है ना। तो अब हिप्पोक्रेटस ने जो दिया था वर्गीकरण वो सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार पर आधारित था ये सिद्धांत उनका। और किस आधार पर किया था? इन्होंने फ्लूइड यानी शरीर द्रव के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? फ्लूइड के आधार पर किया था। हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए थे? हिप्पोक्रेटस ने भी 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया था और इन्होंने फ्लूइड यानी पित्त के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो पहला कौन सा था इनका? पीला पित्त, पीला पित्त। और फिर दूसरा काला, और उसके बाद में रक्त और कफ। किस प्रकृति के होते हैं ये लोग? किस प्रकृति के होते हैं ये लोग? तो जो पीला पित्त प्रकार के लोग हैं वो चिड़चिड़े, बेचैन होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, ठीक है। और जो काले पित्त वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? कैसा व्यक्तित्व होता है? निराशावादी व्यक्तित्व होते हैं, उदास रहते हैं, वो धीरे धीरे काम करते हैं, मंदित से रहते हैं। और जो रक्त प्रकार के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उत्साह रहता है हर काम को करने में, आगे बढ़ करके वो काम करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं। और कफ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के लोग बताए थे हिप्पोक्रेटस ने? उन्होंने बताया था कि ये लोग जो होते हैं विरक्त होते हैं, अलग थलग रहने वाले होते हैं, निष्क्रिय से रहते हैं, शांत, भाव शून्य, कोई मतलब नहीं होता है उनके आसपास कुछ भी होता रहे, वो होते हैं कफ प्रवृत्ति के लोग यानी कि विरक्त लोग। ये 4 प्रकार बताए थे, हिप्पोक्रेटस ने बताए थे। और ये पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण था जो कि उन्होंने द्रव के आधार पर, फ्लूइड के आधार पर, पित्त के आधार पर यह वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न है। ये किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता किसके द्वारा दिया गया है? हैंस आइजेंक के द्वारा, आरबी केटल के द्वारा, गॉर्डन ऑलपोर्ट के द्वारा और कॉल रोजर्स के द्वारा। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो इसके अंदर जो आंसर है वो है हैंस आइजेंक के द्वारा। हैंस आइजेंक ने दिया था ये 1947 के अंदर एक वर्गीकरण दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और इन्होंने बाइपोलर डिवाइडेशन किया। बाइपोलर का मतलब होता है कि व्यक्तित्व को एक स्केल की तरह मापा कि जिस तरफ जो चीज़ ज़्यादा होती है वो गुण उसके अंदर पाया जाता है। इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। जैसे कि पहला जो उन्होंने दिया था वो है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। और दूसरा जो उन्होंने दिया है वो स्नायु विकृति और स्थिरता। और थर्ड इन्होंने दिया है मनोविकृति और ईगो, सुपर ईगो फंक्शन, सुपर ईगो फंक्शन। इन्होंने ये 3 बताए। तो फर्स्ट जो है यानी कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता में क्या होता है, उन्होंने बताया था कि आइजेंक ने कि व्यक्ति जो होता है उनमें दोनों प्रकार के जो विपरीत होते हैं इनको एक साथ मिला करके रखा जाता है और जो स्केल होती है उस स्केल के द्वारा इन गुणों का
हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति में बहिर्मुखता का गुण ज़्यादा है तो वह स्केल यहाँ बहिर्मुखता है और यहाँ अंतर्मुखता है। यदि व्यक्ति में बहिर्मुखता का गुण ज़्यादा है तो वह बहिर्मुखी होगा, अंतर्मुखी कम होगा। और यदि वह व्यक्ति जो है उसके अंदर अंतर्मुखता का गुण ज़्यादा है तो उसका स्केल यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि बहिर्मुखी गुण तो है लेकिन वो कम है, अंतर्मुखी गुण उसके अंदर ज़्यादा है। इसी प्रकार से जो सेकंड था हमारे पास में स्नायु विकृति यानी न्यूरोटिसिज्म, और दूसरा क्या है स्टेबिलिटी और न्यूरोटिसिज्म। यानी वे व्यक्ति न्यूरोटिसिज्म लोग कौन होते हैं? जिनका अपनी संवेगों पर नियंत्रण बहुत कम होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्रोध आएगा तो इतना आएगा कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो संवेगों पर नियंत्रण कम होते हैं वे लोग न्यूरोटिसिज्म के अंदर आते हैं। स्टेबिलिटी में कौन से लोग आते हैं कि जो अपनी जिनकी कोई इच्छाएं नहीं होती है, हर चीज़ को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, जैसा है वैसा चल रहा है, और जो भी उनके थॉट्स हैं, विचार है, वो बहुत धीमे चलते हैं, ज़्यादा कुछ सोचते विचारते नहीं हैं, ये स्थिरता पाई जाती है। तो जिनमें ये गुण ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा सोच विचार नहीं है, तो वो उन लोगों का स्केल यहाँ आएगा, यानी कि उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख सकता है या कम रखता है, आवेगी प्रवृत्ति का होता है, वो यहाँ आएगा न्यूरोटिसिज्म की तरफ। तो यानी कि उसमें स्टेबिलिटी कम होगी और न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो थर्ड बताया था हैंस आइजेंक ने, थर्ड कौन सा बताया था? साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो फंक्शन। साइकोटिसिज्म और यह सुपर ईगो फंक्शन। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो यानी जिसमें नैतिकता पाई जाती है, बहुत अच्छा होता है, आदर्श होता है। और जबकि साइकोटिसिज्म व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? जिनमें कंसंट्रेशन की पावर बहुत कम होती है, वो एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रकार के लोग कैसे होते हैं? वो होते हैं साइकोटिसिज्म प्रकार के लोग होते हैं। उनमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब इस तरह की क्रियाएं करेंगे जिनमें संवेदनशीलता नहीं होगी, समाज के लिए हानिकारक होगा, आसपास के लोगों के लिए घातक हो सकता है, क्रिएटिविटी भी बहुत कम होगी। इस तरह के लोग साइकोटिसिज्म की श्रेणी में आते हैं। तो जो लोग जिनमें आदर्शत्व ज़्यादा है, नैतिकता ज़्यादा है, मॉरलिटी ज़्यादा है, वो कहाँ स्टैंड करेंगे इस स्केल के अंदर? वो इस यहाँ पर, यानी कि उनमें सुपर ईगो ज़्यादा है और साइकोटिसिज्म कम है। लेकिन यदि साइकोटिसिज्म के लक्षण ज़्यादा है तो वो यहाँ स्टे करेंगे, इसका मतलब ये लक्षण ज़्यादा है। इस तरह से हैंस आइजेंक ने एक बाइपोलर स्केल के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, जिसको हमने संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास किया है। केटल ने शील गुण सिद्धांत दिया था, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने भी शील गुण सिद्धांत दिए थे। केटल ने 16 PF दिया था, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने कौन से बताए थे वो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कॉल रॉजर्स ने क्या बताया था? सेल्फ फंक्शनलाइज्ड बनने का प्रयास करता है कोई भी ह्यूमन बीइंग। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? हिप्पोक्रेटस ने, स्किनर ने, क्रेशमर ने, ऑलपोर्ट ने। तो इसका सही आंसर है क्रेशमर। क्रेशमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। हिप्पोक्रेटस ने किसके आधार पर किया है? फ्लूइड के आधार पर, पित्त के आधार पर 4 प्रकार बताए थे, काला, पीला, रक्त और कफ। स्किनर किस में आएगा? लर्निंग में आएगा, बिहेवियरल थ्योरी में आएंगे। और ऑलपोर्ट ने कौन सा दिया था? व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कॉमन ट्रेड्स बताए थे, स्पेसिफिक ट्रेड बताए थे। स्पेसिफिक फिर 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो शारीरिक संरचना के आधार पर है उनके आधार पर वर्गीकरण किया था क्रेशमर ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? और ऑप्शन हमारे पास में अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रॉजर्स और जीन पियाजे। तो इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? कौन कौन से सिद्धांत थे? मानवतावादी सिद्धांत थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत थे। तो साइको एनालिटिकल जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी?
तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार व्यक्तित्व के कितने पार्ट्स बताए थे? उन्होंने 3 पार्ट्स बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 चीजें बताई थी। इड कौन सा होता है? इड कौन सा होता है? जो होता है ये इन्नेट होता है, जन्मजात होता है, यह इन्नेट होता है और यह किस प्रकार सुख प्रवृत्ति, प्लेजर पे काम करता है। मतलब हम वो कोई भी काम करेंगे जिससे हमारा प्लेजर बढ़ता है, हमें खुशी मिलती है, हम वो सभी कार्य करेंगे, चाहे उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति चोर है, उसे वो चीज़ चाहिए, हालांकि वो गलत है, चुराना गलत है, लेकिन वो अपने प्लेजर के लिए वो काम करेगा। ये क्या है? इड है। ठीक है। और इसी तरह से जो ईगो होता है, ईगो किस प्रकार का होता है? तो ईगो जो होता है यह इड और सुपर ईगो इन दोनों के बीच का होता है। यानी कि इसके मन में प्लेजर के लिए तो आएगा, लेकिन उससे पहले ये क्या करेगा? विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा और उसके बाद में कोई स्टेप उठाएगा। तो यह एक तरह से देखा जाए तो किस पे काम करता है? रियलिटी पे। ईगो किस पे काम कर रहा था? ईगो किस पे काम कर रहा था? प्लेजर पे। इड किस पे काम कर रहा था? प्लेजर पे। ईगो किस पे काम कर रहा है? रियलिटी पे। ठीक है। वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करेगा, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या काम करना चाहिए, तो उसका वो समायोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा और फिर वह कार्य करेगा। मतलब तोल मोल करता है कि मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये चीज़ होती है ईगो में। सुपर ईगो में क्या होगा? मॉरलिटी, नैतिकता होगी इसके अंदर, यानी कि लोगों की भलाई के लिए क्या काम करेंगे, त्याग करेंगे और उनकी अच्छाई के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए बलिदान का इस तरह के कार्य करेंगे। जैसे गांधी जी है, विवेकानंद है, अब्दुल कलाम है, तो ये सुपर ईगो की श्रेणी में ये लोग आ जाते हैं। तो जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये 3 प्रकार बताए हैं, ये बताए थे सिगमंड फ्रॉइड ने। व्यक्तित्व का आत्मसिद्धि का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने, कार्ल रोजर्स ने, एडलर ने और कार्ल जुंग ने। किसने दिया था? इन चारों में से किसने दिया था? ह्यूमैनिटी का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? बताइए। तो ये जो सिद्धांत है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, आत्मसिद्धि का जो सिद्धांत है, मानवतावादी ह्यूमैनिटीज वाले लोगों ने दिया था। वो कौन है? तो ये सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। हालांकि मानवतावादी तो कार्ल रोजर्स भी हैं, लेकिन आत्मसिद्धि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो दिया था वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। हमने पढ़ा था अब्राहम मैस्लो ने 5 स्टेप का इस तरह का स्ट्रक्चर दिया था, जिसमें सबसे पहले कौन सी नीड होती है हमारी? सबसे पहले लोअर नीड जो होती है वो कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी होती है, उस प्रकार की नीड होती है। और उसके बाद में हमें सेफ्टी चाहिए होती है। अब हमारा खाना पीना, ये ज़रूरतें जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी हो चुकी, तो उसके बाद हम जाएंगे सेफ्टी की तरफ। ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे सेफ्टी की तरफ। फर्स्ट आ गया फिजियोलॉजिकल, यानी शारीरिक जो भी आवश्यकताएं हैं जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। फिर सेकंड आ गया सेफ्टी के लिए। हम सेफ्टी के लिए प्रयास करने लग जाते हैं, सुरक्षा के लिए, चाहे हमारा रोजगार हो, चाहे हमारा घर हो, शेल्टर हो, उसके लिए हम प्रयास करने लग जाते हैं। अब ये नीड हमारी पूरी होगी। एक नीड पूरी होने के बाद में हम दूसरी नीड पूरी करने में लग जाते हैं। थर्ड नीड हमारी क्या हो गई? थर्ड नीड क्या हो गई? थर्ड नीड हो गई हमारी अफेक्शन या लव। ठीक है। अफेक्शन या लव, यानी कि अब हमें हमारी जो फिजिकल नीड्स पूरी हो चुकी हैं, सेफ्टी हमें मिल चुकी है। अब हम चाहेंगे कि हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों। तो इस तरह की हमारी ये नीड बन जाएगी और इसके लिए हम प्रयास करने लग जाएंगे। ये तीनों जो नीड होती है इसको हम क्या कहते हैं? लोअर नीड। इसको हम क्या कहते हैं? लोअर नीड। ये लोअर होती है। और इस तीनों नीड्स के पूरे होने के बाद में अब हम क्या करेंगे? हमारी जो नेक्स्ट स्टेप की नीड है, 4th और 5th, उन नीड को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। 4th जो नीड है वो हमारी है सेल्फ एस्टीम की, यानी आत्मसम्मान। हम आत्मसम्मान के लिए
प्रयास करने लग जाएंगे, हमें सम्मान मिलना चाहिए, समाज में हमारा नाम होना चाहिए और हमारी अहम को और हमारे सम्मान को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सेल्फ इस्टीम हमारे अंदर आ जाती है। और जो फिफ्थ है उसमें क्या है, फिर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी व्यक्ति की जो 4 नीड्स पूरी हो गई है उसके बाद में 2 अपर नीड्स, फोर्थ और फिफ्थ सेल्फ स्टीम कंप्लीट होने के बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ यानी कि आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ता है। व्यक्ति आदर्श वाले कार्य करता है, त्याग वाले कार्य करता है, उनको किसी ऐसी बातों से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो उनके कार्य में, अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। और पूर्वाग्रह जो होते हैं, जो भी इस तरह के स्टीरियोटाइपिक थॉट्स होते हैं, उनसे वो आगे बढ़ कर के काम करते हैं। तो ये कहलाती है स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। और ये आत्मसिद्धि का जो मानवतावादी सिद्धांत की जो 5 स्टेप थ्योरी दी थी, ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी। नेक्स्ट है रॉबर्ट मैक्रे, पॉल कोस्टा, गोल्डबर्ग के बिग 5 व्यक्तित्व लक्षण जो मॉडल है उसमें से कौन सा कारक नहीं है, ये हमें बताना है। और हमें 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता और अनुभव। तो इसका सही आंसर होगा अनुभव, यानी कि यह जो अनुभव है, यह जो रॉबर्ट मैक्रे, पॉल कोस्टा, गोल्डबर्ग ने जो बिग 5 का लक्षण मॉडल है डेवलप किया इन्होंने, उसमें अनुभव का कहीं नाम नहीं है। उसमें कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं, उसमें पहला है ओपननेस, ठीक है, ओपननेस। ओपननेस क्या होता है, ओपननेस क्या होता है, खुलापन। ओपननेस का मतलब होता है कि कल्पनाशील होना, सहज ही किसी जो नई चीज़ होते हैं उनको स्वीकार कर लेना, ये कहलाता है ओपननेस, ठीक है। और उसके बाद में है कर्तव्यनिष्ठता, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्साइंटियसनेस, ठीक है, कॉन्साइंटियसनेस या कर्तव्यनिष्ठता। ये इस व्यक्तित्व को मापता है, व्यक्तित्व के उन लक्षणों को मापता है जो ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कितना सजग है, कितना सावधान है, कितना विचार करने वाला है, या अनुशासन है उसके अंदर, ऑर्गेनाइज्ड है वो व्यक्ति, और किसी कर्तव्य के बारे में कितना ईमानदार है, उसके बारे में यह बताता है। और फिर है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का क्या मतलब होता है, एग्रीबलनेस यानी सहमति जन्यता, यानी कि इसके अंदर हम व्यक्तित्व के उस चीज़ को मापते हैं जिससे हमें सामाजिक सद्भाव के बारे में पता चलता है कि दूसरों के साथ तालमेल कितना अच्छा है, कितना सहयोगी है, टीम के अंदर किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हमें पता चलता है। और उसके बाद में एक्स्ट्रावर्जन यानी कि बहिर्मुखता। एक्स्ट्रावर्जन कितना मिलनसार है और शांत है या विचारशील है, इस प्रकार की व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में हमें पता चलता है। और फिर लास्ट है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म यानी कि स्नायु विकृति, स्नायु विकृति या मनोविक्षिप्तता, कितना चिंतित रहता है, निराशावादी है या सकारात्मक है, संवेगों पर कितना नियंत्रण है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। और ये जो मॉडल था, ये सबसे पहले किसने दिया था, ये मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, इस मॉडल को जो विकास किया था वो गोल्डबर्ग ने किया था, और रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कोस्टा ने सबसे ज़्यादा इसको विकसित किया था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पर्सनालिटी से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए थे, जिससे कि हमारे कई कंसेप्ट भी क्लियर हुए हैं, क्वेश्चंस को हमने समझा, कौन से आंसर सही है उनका भी हमने एक डेस्क्रिप्टिव स्टडी यहाँ पर की है। और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे, जिससे कि हम पेपर पैटर्न को समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, वो कितने क्लियर हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोस। थैंक यू।